आज व्यू 360 में आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं? मेरा बेटा किधर है मुझे नहीं पता। और सुनिए फौजी अदालत की कार्रवाई का अहवाल मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले एक आम शहरी की बेटी से। 1.5 ईयर हो गया और कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। VOA उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि वो लोग जो फौजी तनसीबात और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलव्वस थे और वो जिन्होंने वहाँ से हसास अशिया उठाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई फ़ौज ही करेगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में ही चलेंगे। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच कह चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इन आम शहरियों के मुकदमात फ़ौजी अदालतों के बजाय सिविल अदालतों में चलाए जाएँ। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई फ़ौजी अदालतों में करना इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी कानून के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी तौसीक़ पाकिस्तान ने भी की है। ये कानून मुल्ज़मान को शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना अदालती कार्रवाई का हक़ देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आम शहरियों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मखसूस सूरत हाल की भी वजाहत की गई है, जिनमें बगावत, जासूसी और हसास मकामात की तस्वीर बनाना शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं। अल जज़ीरा में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अप्रैल 2022 के दरमियान जब मुल्क में PTI की हुकूमत थी तो उस दौरान 20 आम शहरियों पर मिलिट्री एक्ट के मुताबिक फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए, जिनमें इंसानी हकूक़ के कारकुन इदरीस खटक भी शामिल हैं। इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे फैमिली से मिलवाते हैं जिनके बच्चे इस वक्त हिरासत में हैं। 9 मई को आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 33 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा रहे हैं। उन्हीं मुश्तबा अफराद में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पंजाब के बेटे अर्ज़म जुनैद भी शामिल हैं। 15 मई को अर्ज़म को हिरासत में लिए जाने के बाद से उनके अहल खाना किस हाल में हैं, हमारे रिपोर्टर नवीद नसीम ने अर्ज़म के वालिदैन से बात की। और हमें मालूम ही नहीं कि हमारा बेटा कहाँ है। सिर्फ नारे लगाना उसका जुर्म बन गया है। बेटियां रो रो के बेहोश हो जाती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जो भी हैं, उन सब से भी मेरी ये अपील है कि खुदारा बच्चों को इतनी इंतहाई दर्जे की सज़ा ना दें। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या खाया है, क्या पिया है, कहाँ सो रहा है। कॉल आई कि जी आपका बच्चा उधर है, आप जाके देख लें। जब मैं उधर पहुंचा तो उसने प्रिजन वैन से ही मुझे बताया कि जी मेरा सिर्फ इतना कसूर है, मैंने नारा लगाया है और मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ी दिला दे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। वहाँ पे बस इसका कसूर इतना है कि ये वो नारे लगाता हुआ अंदर गया है, नारे लगाता हुआ बाहर निकला है। मैंने वहाँ पे पूछा कि आप अंदर कैसे गए थे? कहते जी कोई वहाँ पे 2-3 लोग थे जो लोगों को अंदर इनवाइट कर रहे थे कि आएँ जी आएँ, अंदर जाएँ, अंदर जाएँ, अंदर जाएँ। तो उसमें लोग अंदर गए, मैं फिर भी नहीं गया। और वो फिर बाद में कहीं मेरे पास आए और आके उन्होंने कहा जाओ आप इधर नारे, अंदर जाके नारे सारे लगाओ तो कोई माहौल बने। तो कहते बस इस तरह मैं अंदर चला गया। मुझे आर्मी कोर्ट से यही डर है कि मैंने जितना भी सुना है, जो मुझे आके जो भी कुछ बता रहे हैं, वो सब यही है कि उन पे 99% जो है ना, उन पे वहाँ पे सज़ाएं मिलती हैं। तो बस मुझे ये है कि मेरा बेटा सिर्फ नारे लगाता हुआ गया और दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ पे। तो मुझे ये है कि सिर्फ इस बात पे अगर उसको बहुत ज़्यादा इंतहाई दर्जे की कोई सज़ा दी गई तो वो नाइंसाफ़ी होगी फिर हमारे साथ। कोर्ट मार्शल में या आर्मी कोर्ट से आई एम डेड श्योर कि वहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जैसे नंबर 1 क्रिमिनल लॉ ऑफ जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना जी, वो ये है कि ईच एंड एवरी केस is to be decided according to its particular facts and circumstances। अब इस केस के जो बेसिक फैक्ट है, इस पे उंगलियां उठ गई हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ गई है बीच में। अगर वो प्रॉब नहीं होता पहलू, उसको प्रॉब किए बगैर, लायबिलिटी डिटरमिन किए बगैर कि ये किसने साजिश की, कौन कौन इन्वॉल्व है साजिश में। फिर उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट है कि जो रैली को लीड करके यहाँ पर लेकर आए हैं, उनका कितना रोल है। उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है कि वो आज 15 दिन हो गए, मैंने उसको नहीं देखा।
मेरा बेटा किधर है मुझे नहीं पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। मैंने उसको बड़े नाजों से पाला है, उसके लिए भी ये सज़ा है कि उसने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को 15 दिन से नहीं देखा। बस इससे ज़्यादा सज़ा ना दे हमें, हमारा बच्चा हमें माफ़ कर दें। हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे इस मुल्क में। जी, आपने अर्ज़म के वालिदैन को सुना। और ये सारी जो डिबेट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में कि क्या ऐसे मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए, और अगर ये मुकदमात अदालतों में चलते हैं तो क्या इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जिलानी और मारूफ ह्यूमन राइट्स लॉयर जनाब इमरान शफीक साहब, और इन दोनों से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हिना साहिबा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये केस सिविलियन अदालतों में चलाए जाएं। हमारे देखने वालों को ये बताइए कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलाने का जो फैसला किया है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 14 से किस तरह मुतसादिम है? देखिए, आर्टिकल 14 जो है वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है, और जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसको जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है जो मॉनिटर करता है ICCPR को, उससे बार बार ये कहा है कि उसको बहुत नैरोली इंटरप्रेट करना चाहिए अगर किसी सिविलियन पे अप्लाई करने का कोई ऐसा इंटेंशन हो। और हम ये समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल्स जो हैं सिविलियंस की, उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स की जो इंडिपेंडेंस है और इम्पार्शियलिटी है वो क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि जहाँ मिलिट्री कोर्ट के जजेस जो होते हैं ये सारे सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं और अपने जो इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और ख़ासतौर से ये जो 9 मई और 10 मई को वाक़यात हुए और उसके बाद पाकिस्तान में अब एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, तो वहाँ पर ये बहुत इम्कान है कि उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा जिन्होंने उस नौयत की कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसके लिए उनको ज़्यादा सख्त किस्म की पनिशमेंट दी जाए। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, और एविडेंस ये दिखाता है कि 9 और 10 मई को बड़े संजीदा किस्म के भी जराइम हुए हैं, जैसे आर्सन को छोटा मोटा जुर्म नहीं है, लेकिन इसमें सिविलियन कोर्ट्स में इनको ट्राई करने की पूरी गुंजाइश है। आपके पास एंटी टेररिज्म के ऊपर भी है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है, आप उसमें ट्राई करें। कोई मिलिट्री कोर्ट का इस वक्त जवाब नहीं बनता, और ये सबकी इसमें ये राय है। इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है, और दुनिया में तो अब आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री जुरिस्डिक्शन, मिलिट्री पर्सनल के लिए भी जो कोई ऐसा क्राइम करे जिसके लिए सिविल जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उसके लिए भी कम की जा रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि मिलिट्री पर्सनल भी अगर कोई नॉन मिलिट्री क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी भी उनके भी जो मुकदमात हैं वो दुनिया में अब सिविल कोर्ट्स में लाने की बात हो रही है। जैसा हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट में जब इस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं या कोई फैसला आता है तो उसके बाद अपील के मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें आर्मी चीफ से अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ औक़ात अपील का हक़ होता है। लेकिन सिविलियन केसेस में इन दरखास्तों पर सालों तक कोई पेशरफ्त नहीं होती। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हसन अस्करी जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के बेटे हैं, उनकी जो अपील है वो कई साल से हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, उस पर कुछ नहीं हो सका। आपको इसमें जी मेरा जवाब इसमें सिर्फ इतना होगा कि देख लीजिए, उसको सजा हुई, उसने अपील भी की हुई है, रिट भी की हुई है हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन अब तक सुनी नहीं गई। तो इसका आप क्या इसमें मेरा ख्याल है पैरेलल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? और देखिए, जस्टिस जो है ना वो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल नहीं है, जस्टिस इज रियल जस्टिस। एक्सपेडिशियस डिस्पोजल के जो है उसके ऊपर आप जस्टिस को कुर्बान नहीं कर सकते। राइट। आपने तमाम सियासी फ़रीक़ैन को ख़बरदार किया है कि उन्हें मुल्क को दरपेश मुतअद्दिद बहरानों से निकालने में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है अगर वो ऐसे इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे जिससे मुल्क में पहले से कमज़ोर जमहूरियत को मज़ीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उस प्रेस रिलीज़ के जो आपने इशू की है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा, और आपके ख्याल में जमहूरियत को क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा सीधा है। हम ये समझते हैं कि आप जहर को जहर से नहीं मार सकते,
अगर आप ज़्यादा जहर इंजेक्ट करेंगे in the form of deviation from the rule of law or democratic practices, just to vent your anger at what happens, तो ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ इसका शिकार भी होगी और जमहूरी रवायात भी इसका शिकार होगी। हमने हमेशा ये स्टैंड दिया है एज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है, और अगर यहाँ सियासी जो मामलात हैं वो सियासी अनासिर जो हैं वो खुद मिल के बैठ के बातचीत करें और उनको समझाएं और मामले को आगे चलाएं। हम अगर वो इस चीज में फेल करते हैं तो वो स्पेस उन्हीं कुव्वतों को देते हैं जिनका इस वक्त तक डोमिनेंस रहा है और जिनके फैसले हमेशा जमहूरियत के खिलाफ रहे हैं पाकिस्तान। राइट हिना साहिबा, हमने ये देखा है कि एक तरफ तो जो सियासी जोड़ तोड़ के में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और फिर रिहाइयां हो रही हैं, कल जिब्रान नासिर भी गायब हो गए हैं जो कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कैसा माहौल बनता जा रहा है और आप कैसे देखती हैं इस सारे माहौल को? यही हम कह रहे हैं कि एक ऐसा वाकया होना और उस वाकये के होने के बाद हर कुव्वत जो है जो अपनी मर्जी की सूरत हाल यहाँ पर पैदा करना चाहती है वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं एट द कोर ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट वी हैव और एनी पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान टू ग्रो इन इट्स डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। तो ये जो अब जिब्रान नासिर को जो उठाया, ये वो वाकयात हैं जिनको मैं एक मजीद जहर कह रही हूँ। आप एक शख्स को पकड़ना चाहते हैं जिसने कोई जुर्म किया है, आपके पास उसका एविडेंस भी है, आपको कोई शख्स नहीं मिलता, आप उसके सारे रिश्तेदारों को उठा के ले जाते हैं। ये हॉस्टेज टेकिंग क्या किसी सिविलाइज्ड मुल्क में कोई सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी करती है? किसी को भी नहीं करना चाहिए ये चीज, और ये चीजें बार बार सामने आ रही हैं। हमें इस चीज से कोई इनकार नहीं है कि जो काम और जो हिस्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नहायत हॉस्टाइल पॉलिटिक्स की भी है, गैर आइन गैर जमहूरी तरीका का अपने एजेंडे को आगे ले जाने की भी है, लेकिन इसके बावजूद एक जो समझदार रियासत होती है वो समझदारी से इन मामलात को निपटाती है और उन ट्रेंड्स को रिवर्स रियासत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, आप ये फरमा रही हैं। उन ट्रेंड्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। जी, रियासत को इस वक्त समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हिना जिलानी साहिबा, आपने हमारा साथ दिया इस शो में। और जैसे हिना जिलानी साहिबा भी फरमा रही थी कि ये प्रोसेस शफाफ नहीं होगा, ऐसे फैसलों की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल मुसर नज़र आती है कि ये मुकदमात फ़ौजी अदालतों में ही चलाए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने VOA के अली फुरकान को एक इंटरव्यू में कहा कि आर्मी एक्ट 1952 इसी मकसद के लिए है और जो लोग फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमात भी फ़ौजी अदालतों में ही चलेंगे। मिसाल के तौर पर चले, मैं बाकी तो जगहों की मिसाल देना ऑन एयर करना ये बात मुनासिब नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो जनाह हॉल है वहाँ पे सिर्फ कोर कमांडर जो उस पूरे एरिया के दिफा के को कमांड कर रहे हैं, उनके घर में जो उनका जो है कैंप ऑफिस है उसमें आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म की हसास मालूमात होंगी। वहाँ से जो लैपटॉप पड़े थे उनमें क्या कोई उनकी कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन थी? उनको चुरा लिया गया, उनको आग लगा दी गई, ये हसास इन्फॉर्मेशन ज़ाया कर दी गई। जो उठा के ले गए हैं उनको बरामद अब फ़ौज ने नहीं करना तो क्या अपना अलदता थानेदार ने करना है? उन्होंने करना है ना। और आर्मी एक्ट जो है वो इसी लिए है ना। आर्मी एक्ट 1952 जो है वो किस मकसद के लिए है? तो उन चीज़ों को बरामद जिन लोगों से किया जाएगा या जो लोग उस एरिया में दाखिल हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ तो मिलिट्री एक्ट के तहत ही मुकदमा चलना है। उनको मोटिवेट अगर इसने किया है, इसने कहा कि फ़ौज के ऊपर हमला करो, इसने कहा कि फ़ौज अगर मुझे गिरफ़्तार करे तो आपने कैंट एरिया में जाना है, फलां के घर के सामने जाना है, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं चलेगा?
जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उस हवाले से काफ़ी तशवीश पै जाती है और ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि ख़वातीन के साथ जेलों में बदसलूकी की जा रही है। ये बिल्कुल इनका प्रोपेगंडा है। इन्होंने इस प्रोपेगंडे को जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा एग्रेशन लाने के लिए इन्होंने बाकायदा एक मनसूबाबंदी भी की, लेकिन इन्होंने ये फिर अगले दिन जो है ना ये इल्ज़ाम इन्होंने फिर लगा दिया। देखें, जितनी बच्चियाँ या बहनें, क्योंकि उसमें उम्र सीधा ख़वातीन भी हैं, बड़ी उम्र की भी हैं, तो मेरे नज़दीक भी और आर्मी चीफ के नज़दीक भी और वज़ीर-ए-आज़म के नज़दीक वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बेटियां हैं। उन्होंने जो जुर्म उनसे सरजद हुआ है और किसी के बहकाने पे हुआ है उसका हिसाब तो उन्होंने देना है कानून के मुताबिक, लेकिन इसके अलावा उनकी हिफाजत, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम जो है वो ऐसे ही होगा जैसे हमारी अपनी बहन बेटियों का है। मशहूर मारूफ इंसानी हुकूक के लॉयर इमरान शफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फ़ौजी मकामात का जलाओ, घेराव और मिलिट्री एक्ट के कानून के ज़मरे में क्या ये आता है? यानी क्या ये ऐसे जराइम हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को पसे पुश डाल दिया जाए और ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट्स में किए जाएं? देखिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक अगर हो तो फिर मिलिट्री कोर्ट की जुरिसडिक्शन पैदा हो जाती है। लेकिन इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में देखना ये है कि क्या ये इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जेन्युइनली इतलाक होता भी है या ज़बरदस्ती खींच तान कर इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किया जा रहा है ताकि ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में लाए जा सकें। मेरी नज़र में इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक के लिए सबसे पहली जो बुनियादी कानून की शर्त है वो है मेंजरिया, यानी जो लोग जुर्म करने जा रहे हैं उनकी नीयत क्या वाकई ही ऐसी थी, क्योंकि जुर्म का जब इतलाक होता है किसी भी तो उसके लिए दो शराइत देखी जाती हैं। एक है उसकी मुजरमाना नीयत का होना और दूसरा फिर उस इकदाम का होना, जिसे मेंजरिया और एक्टस रियस कहते हैं। तो मुजाहिरे की नीयत होना और मुजाहिरा करने के लिए जाना, और हाँ, अगर नीयत जलाओ घिराओ की भी है, अगर किसी जगह की वो बड़ी हसास जगह हो सकती है, तो वो पाकिस्तान के कानून में दहशत गर्दी के कवानीन मौजूद हैं और दहशत गर्दी की दफात का यकीनन उस पर इतलाक होता है और बड़ी संजीदा नौयत की जो इक़दामात हैं वो किए गए हैं। लेकिन और ये जुर्म भी है जलाना किसी भी मकाम को, और जब वो बिल्कुल कोर कमांडर की रहायशगाह हो, GHQ पर चढ़ाई कर देना, ये यकीनन एक दहशत गर्दी के इक़दामात हैं। और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं उनके पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं और सख्त से सख्त सजाएं देने के इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं। लेकिन इन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट की जुरिसडिक्शन में लेकर आना, उसके लिए ज़रूरत इस बात की थी कि वहाँ कोई चीज़ ऐसी लाई जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती हो, कि वहाँ कोई असास मालूमात थी। लेकिन जो लोग मुजाहरा करने गए थे, यकीनन इस चीज़ की एविडेंस देनी पड़ती है कि क्या वो इस नीयत के साथ गए थे कि वहाँ से हसास मालूमात हासिल कर सकें, और हसास मालूमात हासिल करके उन्होंने पहुँचानी किसको थी और उसके नतीजे में वो क्या नताइज हासिल करना चाहते थे, उनके मकासद क्या थे, इसकी भी तमाम की एविडेंस देनी पड़ेगी, जो कि बादी नज़र में बहरहाल ऐसी कोई एविडेंस नज़र नहीं आती कि उनकी नीयत हसास मालूमात को चुराना थी। उन हसास मालूमात को तो इमरान साहब, आपको क्या वजह नज़र आती है, क्यों जो इस वक्त जो हुकूमत है, क्या वजह है कि वो टेररिज्म कोर्ट्स के बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में इन केसेस को लेके जाना चाहती है? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं ये तमाम वाक़यात, तो इनको टेररिज्म कोर्ट्स में चलाया जा सकता है। क्या वजह है, हुकूमत क्यों फ़ौजी अदालतों में जाना चाहती है? इसकी जो बज़ाहिर वजह नज़र आती है वो तो यही नज़र आती है कि इलेक्शन बहुत करीब है और जल्द अज जल्द सजाएं देने का अमल वो मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन इस मसले में जो चीज़ को भूला जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A जो है वो उसकी ज़मानत देता है। इसी तरह आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10 दस्तूर पाकिस्तान के ये इंसानी डिग्निटी की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का आइन जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स के नजरिए पर कायम है।
اور پاکستان کا آئین انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی بات کرتا ہے. آپ ذرا ان تمام حالات کو اگر اس چیز پہ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے سیپریٹ ہوگی. اب جو ملٹری کورٹس ہیں بنیادی طور پر دے آر پارٹ آف دی ایگزیکٹو, وہ ایگزیکٹو کا انتظامیہ کا حصہ ہیں, اور ملٹری کے جو ججز ہیں ملٹری کورٹ میں جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کے جج کے ایک فرائض سر انجام دے سکیں, اور ان کا جج کا جو لیگل ایکیومن ہے, جو جج کے پاس جو قانون کے مطابق شہادت کو پرکھنے کے جو معیارات اور جو اس کا طریقہ کار ہے, جو اس کا تجربہ ہے وہ شامل ہو. پھر اسی طرح جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اوپر ریزن دینا اپنے فیصلے کی کوئی لازم نہیں ہوا کرتا. وداؤٹ اینی ریزننگ جو ہے وہ وجوہات ایویڈنس کو پرکھنے کے, وہ صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی کا بس ایک ورڈکٹ دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے کوئی ریزنز نہیں ہوا کرتی. پھر بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہوا کرتا, جبکہ پاکستان کا آئین جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایویڈنس بھی اوپن کورٹ میں آئے اور اوپن کورٹ ہی میں ساری کارروائی جی. اور ایسی ایک ایگزامپل بھی ہے, ہم نے شروع میں ادریس خٹک کا ذکر کیا تھا, اور ان کی بیٹی سے ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی, جنہوں نے بتایا کہ ٹرائل کے وقت ان کی فیملی کو بھی کورٹ روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو یقیناً یہ جو ٹرانسپیریسی ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں. عمران صاحب, اس طرح کے واقعات ملکوں کے اوور آل امیج پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ جب ان کے اپنے ملکوں میں ہیومن رائٹس کو کوسچن کیا جا رہا ہوتا ہے, تو پاکستان جب دنیا بھر میں کشمیر, فلسطین یا روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو اس سے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں, شارٹ ٹائم فائدوں کے لیے بڑے جو فائدے ہوتے ہیں ان پر قومیں جو ہے وہ سودا نہیں کیا کرتی. اب یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائلز جو کیے جائیں گے, یقیناً اس کا امپیکٹ تو یہ پڑے گا, اور اس کے یقیناً پاکستان کے قانون پر ہمیشہ سے یہ آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ سویلینس, ایک بات اس میں مد نظر رکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون بہرحال ملٹری کے تحت سویلین کے ٹرائل کی اجازت ضرور دیتا ہے. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بنیادی طور پر کیا یہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک الگ سوال ہے, اور میری نظر میں ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری, کیونکہ بہرحال اب دنیا جو ہے وہ ملٹری پرسونل کے بھی اگر ملٹری سے ہٹ کے آفینسز ہیں, جیسے وہ جیلانی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں, ان کی اجازت نہیں دیتی. اور پاکستان کے اپنے قانون میں بھی اگر ملٹری کا کوئی آفیشل جو ہے وہ اگر سول آفینس کرتا ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ سول عدالتوں میں بھی چلایا جا سکتا ہے, یعنی اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے بنیادی طور پر ملٹری ٹرائل کرنا یہ پوری دنیا میں جمہوری ملکوں میں جہاں انسانی حقوق کی بات ہے وہاں یہ کسی طور پر بھی اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی. یہ ایک قابل مذمت چیز ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال اب یہ پاکستان کی عدالتوں نے, اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کیسوں کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اتنے تھے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا. یہ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ عمران شفیق صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایویڈنس ایسا ہے اور یہ کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے یا کہ ان کو سول کورٹس میں لایا جائے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سے سیف پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. آپ یہ سارا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آ سکتے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.